हाँ ये बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने लिखा है ग्रुप 13 से लेके 18 तक। पहले तो अपनी बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन विन्यास की। यहाँ पर हमें पी ब्लॉक पूरा तो नहीं पढ़ना है, ओनली विन्यास पढ़ना है। विन्यास पढ़ना है, सिस्टमेटिकली पढ़ना है। विन्यास की सबसे अच्छी बात है एस और पी ब्लॉक में जो विन्यास हम सोचेंगे वही पाएंगे। यहाँ पे कोई अपवाद वाली बात नहीं है। जैसे होता है ना डी ब्लॉक में D4 की जगह D5 हो गया, कभी D8 की जगह D10 हो गया, मर्जी पड़े जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वहाँ पर। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सिस्टमेटिक है। एक बार जो परिभाषित कर दिया उससे कुछ अलग नहीं, विन्यास नहीं आएगा। राइट, सबसे अच्छी बात पी ब्लॉक के बारे में ये है। पी ब्लॉक की एक और अच्छी बात है, अगर आपको एक ग्रुप आता है तो सारा पी ब्लॉक आता है, और वो एक ग्रुप है ग्रुप 13। जिसको ग्रुप 13 के विन्यास याद हैं तो मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि सर 13 के तो याद हो जाते हैं, 14 के नहीं होते। इसका मतलब 13 के भी नहीं है, ठीक है ना। अगर 14 की याद नहीं है तो चिंता मत करो, 13 की भी नहीं है। और अगर 13 के हैं तो फिर पूरे के हैं। सारे पी ब्लॉक के एक एक एलिमेंट का विन्यास आप आराम से लिख सकते हो। ओनली 13 आना चाहिए। 13 के बारे में क्या मालूम होना चाहिए बताता हूँ मैं आपको। पहले आप ध्यान रखो कि पी ब्लॉक में जो जादुई संख्या है वो 8, 18, 18, 32 हैं। जिसका मतलब ये है कि ये वो संख्या है जो अगर आप पहले वाले मेंबर में जोड़ोगे तो सबके क्रमांक मिल जाएंगे। क्या आपको बोरों का क्रमांक मालूम है? कितना है? 5। बस इसका 5 लिख के अब इसमें 8 जोड़ो तो क्या बनेगा? 13। 18 जोड़ोगे तो बनेगा 31। फिर 18 जोड़ोगे तो बनेगा 49, और लास्ट में 32 जोड़ोगे तो बनेगा 81। अगर इनका बन चुका है तो इसका 5 है तो इसका 6, 7, 8, 9, 10 कर लोगे ना सबका, तो इनका क्रमांक हो गया तो सबके क्रमांक हो गए। बस सही है ना बेटा। अगर आप बोलोगे चलो ठीक है सर विन्यास बताओ, तो बेटा इसका इन सबका जो विन्यास है वो है NH2NP1, यानी कि ग्रुप 13 का विन्यास जो आता है वो NH2NP1 है। NP1 इनका NH2 तो है ही है, साथ में क्या है? NP2 है। NH2 के अलावा NP3 है, NH2 के अलावा NP4 है, NH2 के अलावा NP5 है, और NH2 के अलावा NP6 है। ठीक है ना। इन सबका विन्यास अगर आप बोलोगे जैसे ये है n बराबर 2, ये है n बराबर 3, ये है n बराबर 4, ये है n बराबर 5, और ये n बराबर 6। यहाँ n क्या लिखा है बेटा मैंने? आवर्त संख्या। यानी जो पी ब्लॉक के कौन से आवर्त से प्रारंभ होता है? पी ब्लॉक कौन से आवर्त से स्टार्ट होता है? सेकंड आवर्त में पहला एलिमेंट कौन सा है? बोरोन। बोरोन का विन्यास अगर मैं साइड में लिखता हूँ यहाँ पे, तो बोरोन का क्रमांक 5 का विन्यास बोलो 1s2 2s2 2p1। 1s2 को हीलियम मान सकते हैं, यानी इसका विन्यास हो गया हीलियम। आगे बोलो बेटा 2s2 2p1। अगर इसका विन्यास, बोरोन का विन्यास आपको आ चुका है, तो क्या बोरोन के बाद सभी एलिमेंट का विन्यास वैसे ही तो आएगा बेटा? तो बताओ बोरोन का विन्यास हमें क्या लिख देना है? इसका विन्यास लिखा हमने हीलियम। आगे बोलो बेटा हीलियम बोलो 2s2 2p1। सही बेटा। बताओ इसके बाद एल्यूमिनियम का, बताओ एल्यूमिनियम का विन्यास बोलो। हीलियम के बाद कौन सी आखिरी गैस? हाँ नियॉन। ये नियॉन। नियॉन के बाद 3s2 और 3p1। सही है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो इसके अंदर आएगी। एक तो मैं तारा यहाँ चमका रहा हूँ और एक तारा मैं चमकाऊंगा 6 में। यहाँ तारा चमकाने का मतलब है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने का मतलब पूरा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा अलग है। थोड़ा क्या अलग है वो सोचिएगा। मुझको बताओ क्या आपने पिछली बार जो मैंने वो पीरियोडिक टेबल का फॉर्मूला करवाया था उससे बताओ डी ब्लॉक पहली बार कौन से आवर्त में आया था? डी ब्लॉक पहली बार कौन से आवर्त में आया था? चौथे आवर्त में। चौथे आवर्त में पहले सब, चौथे आवर्त में n बराबर 4 देखोगे तो पहले s आता या d आता? पहले हाँ s के बाद में d के बाद में हाँ p। तो बताओ p के पहले d आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? तो सोच के बताओ, ये चौथा आवर्त आ चुका है और चौथे आवर्त में ये p है, तो p के पहले क्या आ चुका है? d। कौन सा d आ चुका है? 3d या 4d? इसका मतलब गैलियम के विन्यास में 3d होगा या नहीं होगा? भरा हुआ होगा या खाली होगा? भरा हुआ का मतलब 1 to 10 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पूरा 10 होगा। 1 to 10 तो मतलब भर रहा है। 3d 10 होगा या 1 to 10 होगा? 3d 10। 1 to 10 मतलब भर रहा है। यहाँ भर गया है या भर रहा है? भर गया तो 3d 10 होगा ना बेटा। तो इसका मतलब यहाँ तारा चमकाने का मतलब इसके विन्यास में कुछ अलग होगा, और वो अलग बात बस इतनी सी है। हम जो इसका देखा देखी विन्यास सोच रहे थे वो क्या सोच रहे थे?
नियॉन के बाद कौन सी अक्री गैस? आर्गन। आर्गन के बाद 4s2 4p1, ये सोच रहे थे ना बेटा, वो है, लेकिन बीच में 3d भी होगा, तो इसका मतलब इसका पूरा विन्यास कैसे लिखोगे? नियॉन की जगह आर्गन। अब आर्गन के अलावा बताओ, आर्गन के अलावा 3d10। अब 310 के बाद में ये चिपका दो, यहां पर क्या लिखोगे? 4s2, ये 4s2 और 4p1। अरे क्लियर हो गया ना बेटा? इसका मतलब इसके विन्यास में नया क्या आ गया? 3d नया आ गया, तो मैंने तारा चमका दिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अब अगर यहाँ पे 3d10 है तो नीचे क्या होगा? हाँ 4d10। तो सोच के बताओ, आर्गन के बाद कौन सी अक्री गैस आएगी? क्रिप्टन। तो इंडियम का विन्यास लिख रहा हूं, क्रिप्टन के आगे बोलो 3d10 या 4d10? 4d10 के बाद बोलो 4s2 या 5s2? 5s2 के बाद 5p1। एक और तारा चमक रहा है, आपको याद होगा, बताओ, लेंथेनाइड। याद है आपको? लेंथेनाइड कौन से आवर्त में आ गए थे? हाँ, लेंथेनाइड कहां से कहां तक थे? 58 से लेकर 71। याद है आपको? ये संख्या देखो, इस संख्या देखो 81 है, बताओ 81 के पहले 58 से 71 आएंगे या नहीं आएंगे? इसका मतलब ये हो गया कि अब नया क्या होगा? इसके अंदर तारा क्यों चमकाया? इसमें नया क्या आएगा? एफ। एफ कौन सा? 4f या 5f? 4f भरा हुआ होगा या भर रहा होगा? भरा हुआ होगा, तो F14 या 1 से 14? F14। तो बताओ यहां पर कौन सी अक्री गैस? क्रिप्टन के बाद जीनॉन। जीनॉन के बाद, अब ध्यान रखना बेटा, जीनॉन के बाद जब भी आप जीनॉन लिखोगे ना, अपनी एक आदत बनाओ कि हम जब भी जीनॉन लिखेंगे याद करेंगे, और यहाँ लास्ट लेक्चर तक भी ये चीज याद रहनी चाहिए। जीनॉन के बाद अपनी आदत बनाओ 4 5 6 लिखने की। जीनॉन के बाद विन्यास में हमेशा क्या लिखोगे? 4 5 6। 4 में भरोगे F, 5 का भरोगे D और 6 का भरोगे S। वैसे तो मैं यहां से ये प्रूव कर सकता हूं इसको, लेकिन मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूं, जितने भी विन्यास जीनॉन से प्राप्त होंगे सारे 4 5 6 वाले होंगे। फिर भी अगर अपन एक बार यहां से निकालना चाहते हैं तो यहां से निकाल लेते हैं। बताओ मैंने क्या बोला? इसमें नया कौन आने वाला है? F कौन सा वाला? 4f। तो ये हो गया 4f। बताओ इसको देख के नीचे क्या आएगा? 4d के नीचे क्या आएगा? 5d। इसको देख के बताओ नीचे क्या आएगा? 6s। बताओ 4 5 6 अपने आप आ गया कि नहीं आ गया बेटा? और 6p, ये 5p को देख के क्या आएगा? 6p। अब इनका विन्यास भरते हैं। बताओ f भरा हुआ या खाली? 14। d भरा हुआ या खाली? 10। बताओ s कितना? 2 और p कितना? 1। क्या ये पूरा ग्रुप समझ में आ चुका है? अब ये नहीं माना जा सकता कि ये ग्रुप समझ में आ गया है तो आप बाकियों का 14 का नहीं लिख पाओगे। बताओ 14 का अपने आप लिख सकते हो ना बेटा? 14 में क्या करना है? ये जितने P1 है उसकी जगह क्या करना है? P2 यहाँ पर, P3 यहाँ पर, P4 यहाँ, P5 और यहाँ P6। राइट? तो यहां से लेकर यहां तक का जो चीज है वो आपको होमवर्क में अपने आप करना है। लेकिन होमवर्क में करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि हमें याद करना है ढंग से, ओनली ग्रुप 13। ये ग्रुप 13 अगर आपको याद है तो बाकी को याद करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही घर पे कर लो, ठीक है ना, ताकि हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ग्रुप 13 ही इंपॉर्टेंट है। अगर 13 आता है तो हमें पूरा पी ब्लॉक आता है। अरे क्लियर है ना बेटा? इसको फिनिश करो फटाफट। चलिए एक और बात सीखो। बताओ मुझको, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्री गैसें हैं। एक अक्री गैस मैंने मिस कर दी, ऊपर वाली। कौन सी वाली मिस कर दी बेटा? हीलियम। बताओ मुझको, हीलियम को ग्रुप 18 में माना जाता है? अरे बोलो, ग्रुप 18 में या नहीं? तो फिर इसको ऐसे कर देते हैं अपन। अगर आप ग्रुप 18 बोले तो 18 यहाँ से उड़ाते हैं, यहाँ पे वापस 18 को लिखते हैं, 18 को ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हीलियम और यहाँ पर है नियॉन। ठीक है ना? इसका विन्यास रहेगा NS2NP6 और ये थोड़ा अलग रहेगा। इसका विन्यास बोलो बेटा क्या होता है? 1s2। अरे सही है। जिसका विन्यास 1s2 है उसको पी ब्लॉक में रखना बढ़िया है। हाँ, तो कहाँ रखना सही रहेगा इसको? एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में? एस ब्लॉक में किसके साथ? क्षार धातु जिनका विन्यास S1 या क्षार मृदा धातु जिनका विन्यास S2 है। हाँ, क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु मेटल से या नॉन मेटल? कैसे मेटल है? क्रियाशील या अक्रिय? सब एक से बढ़कर एक क्रियाशील है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्रियाशील धातु हैं। और ये कैसी गैस है? अक्री गैस। बताओ मुझको, एक ही ग्रुप में जो तत्व रखे जाते हैं वो एक समान रखे जाते हैं या अलग अलग रखे जाते हैं? एक समान।
तो अक्रिय गैसों के साथ में अक्रिय गैस को रखना उचित है या अक्रिय गैस को क्षार मृदा धातुओं के साथ रखना उचित है? ये वो डिस्कशन है जो कि एनसीईआरटी में किया हुआ है और हम उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम में आता है, हो जाता है कंफ्यूज कि करे क्या, ठीक है ना, क्योंकि हमें लगता है कि भैया 1s2 है तो ये तो एस ब्लॉक का है। अब एस ब्लॉक में रखते हैं तो वहीं फंसते हैं कि एस ब्लॉक में क्षार मृदा धातुओं के साथ रख दिया तो पढ़ने वाला बहुत मजाक उड़ाएगा हमारी, ये देखो क्या कर रखा है, ठीक है ना। भाई मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों के पढ़ाने के साथ साथ मैं अगर तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को बिठा दूँ तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी बेटा? या तो उनको होगी और उनको समझ में आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। भाई उनको समझ में आएगा तो मैं उनको वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपको कहाँ से समझ में आएगी, मतलब आपको लगेगा कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, अभी हमको ABCD पढ़ने आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। एग्जैक्टली वैसे के वैसे यहाँ पर कि अगर मैं इसको हीलियम को वहां रख देता हूँ, क्षार मृदा धातुओं के साथ में रख देता हूँ तो बिल्कुल परफेक्टली मिसमैच है, वो तो एकदम गलत है ना, वो तो बहुत बड़ा मजाक है। तो इसका मतलब हीलियम को यहां रखना ही ज्यादा उचित रहेगा। एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है उसको सुनिए आप। एनसीईआरटी की लाइन के अनुसार हीलियम विन्यास के अनुसार एस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए था, एस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए था। तो उन लोगों को हमने समझा दिया, जो लोग सोचते हैं ये एस ब्लॉक का है तो समझा दिया कि भैया तुम्हारे अनुसार अगर तुम सोच रहे हो एस ब्लॉक का तो एकदम सही सोच रहे हो, एस ब्लॉक का होना चाहिए था, परंतु गुणों के आधार पर इन्हें कौन से वर्ग में रखना उचित रहता है? गुणों के अनुसार इनको दूसरे वर्ग में रखना उचित रहता है या 18वें ग्रुप में? कौन से ब्लॉक के अंदर? पी ब्लॉक के अंदर इनको रखा गया इनके गुणों के आधार पर। और क्योंकि आवर्त सारणी में मुख्य गुण है या मुख्य विन्यास है, ज्यादा मुख्य क्या है? गुण है, इसलिए विन्यास को हम सेकेंडरी मानेंगे। कभी गुण अगर सही से रिजेंबल करते होंगे ना तो हम उसको वहीं पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है ना बेटा? तो क्या ध्यान रखना कि इसके अंदर थोड़ा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको ये कभी नहीं बोलना है कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, आपको हमेशा बोलना है एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए था। किसके आधार पर? विन्यास। लेकिन आवर्त सारणी में विन्यास से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? गुण है। तो गुणों के आधार पर इसको पी ब्लॉक में रखना उचित है या अनुचित है? उचित है, राइट। तो नोट में लिख दीजिएगा इस बात को नोट में लिख लीजिएगा। विन्यास के आधार पर हीलियम, विन्यास के आधार पर हीलियम एस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए था। विन्यास के आधार पर हीलियम एस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए था, परंतु गुणों के आधार पर इसे पी ब्लॉक ग्रुप 18 में रखना उचित रहता है। गुणों के आधार पर इसे पी ब्लॉक ग्रुप 18 में रखना उचित होता है। पी ब्लॉक ग्रुप 18 में रखना उचित होता है। सही बेटा? ध्यान रखना कि जो ये दो है ना एलिमेंट्स बेटा, गैलियम और थेलियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैलियम और थेलियम आगे जाके गुण में पढ़ाऊंगा ना, वो गुण खूब सारे गुण इस पर डिपेंड करते हैं कि अंदर डी में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। बताओ इसमें डी में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बेटा? डी में इलेक्ट्रॉन आने से गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। अचानक साइज जो ऐसा होना चाहिए था वो से गुण कैसा हो जाएगा? वो साइज की बात मैं तब समझा पाऊंगा अगर आपको पहले से इसका याद है कि इसका विन्यास में डी होता है। सही है ना बेटा? तो आगे जाके आपके लिए स्टडी आसान हो जाएगी। थोड़ा सा अपन कोरिलेशन और पहले से अपने को आइडिया होने लग जाएगा कि अच्छा यहाँ पे तो ये होगा, ठीक है ना, नहीं तो मुश्किल होने वाली है। तो ये पूरा बेटा अपने पास अपना जो हो गया वो हो गया पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, पी ब्लॉक में कभी आपसे पूछें संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं। संयोजी मतलब भारतम या भारतम प्लस अंदर भारतम। बताओ इसका भारतम NH2 है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, NH2 NP1 है। अरे पूरा N भारतम माना जाएगा ना बेटा इसका, तो इसका मतलब इसका भारतम S है या P है या दोनों है? दोनों मिला के कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? तो इसका मतलब ग्रुप 13 के भारतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके 6, 7, 8, राइट। संयोजी इलेक्ट्रॉन से बनती है संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्या बनती है? संयोजकता। वो कितने बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो बताओ अगर मैं ग्रुप 13 की संयोजकता पूछूं तो कितनी बोलोगे? 3। इसको बोलते हैं समूह संयोजकता। क्या लाइन बोलनी है? समूह संयोजकता। समूह संयोजकता का मतलब पूरे समूह की संयोजकता। और ये ध्यान रखें समूह संयोजकता में अपवाद आना संभव है। समूह संयोजकता का मतलब नहीं हर किसी को वो शो करनी जरूरी है। समूह संयोजकता का मतलब है कि उसके समूह के विन्यास के अनुसार हमने सोच के क्या निकाला है।
अब वो कोई शो कर रहा है किसी एलिमेंट को दिक्कत है कि मेरे को ये पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपवाद हो गए, ठीक है ना। लेकिन एक अगर हम जनरल बात नहीं करेंगे तो फिर हम आवर्त सारणी को पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम वैलेंसी डिफाइन करेंगे, हम हर ग्रुप की वैलेंसी डिफाइन करेंगे, उसको बोलेंगे ग्रुप वैलेंसी, यानी समूह संयोजकता, राइट। ये वाली बात एनसीईआरटी में भी है, फिर हमें परेशानी होती है, हमें लगता है नहीं वो तो अपवाद है और ये अपवाद है, उस चक्कर में हम समूह संयोजकता गलत कर बैठते हैं। समूह संयोजकता कुछ नहीं है, एक थियोरिटिकल नॉलेज है कि भैया सैद्धांतिक आधार पर हम विन्यास को देख के क्या निकाल सकते हैं, बस वो समूह संयोजकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जल बनाता है, अरे बोलो कितने बंद बनाता है उसमें, अरे वो दो ही तो बंद थे ना। H2O में O कितने बंद, 2 बंद बना रहा है, 2 बंद मतलब संयोजकता कितनी है उसकी आ रही है 2। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे ऑक्सीजन के समूह यानी ग्रुप 16 की समूह संयोजकता कितनी है, तो 2 बोलोगे या 6 बोलोगे? 6। आज तक ऑक्सीजन ने बेचारों ने 6 बॉन्ड नहीं बनाए, लेकिन ऑक्सीजन जिस वर्ग का है उसकी समूह संयोजकता फिर भी 6 बोलनी है। ज्यादा से ज्यादा हम ये बोल देंगे कि ऑक्सीजन अपवाद है यार, ठीक है चलो छोड़ो बात, ठीक है ना। पूरे ग्रुप जो है वो शो कर रहा है 6, ऑक्सीजन शो नहीं कर रहा, तो माफ कर दो ऑक्सीजन को, है उसको बोल दो अपवाद एलिमेंट, अपवाद वाला एलिमेंट है। अपवाद को क्यों है मैं बता दूंगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे ग्रुप के अंदर जो समूह संयोजकता है वो 6 मानी जाएगी। क्लियर है ना बेटा? तो ध्यान रखना एग्जाम में कभी ऐसा शब्द लिखा हुआ जाए ग्रुप 15 की समूह संयोजकता, आगे बोलो कितनी? 5 है, तो ये सही है या गलत है? सही है, क्योंकि मेरे को मालूम है नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो आपको लगेगा कि नहीं सर नाइट्रोजन अपवाद है। अरे अपवाद है वो आपसे पूछा ही नहीं है, अरे सही ना, आपसे पूछा है कि इसके अंदर समूह संयोजकता कितनी है, तो बताने पड़ेगा अपने को जितनी है। अरे क्लियर है बेटा? तो इसमें एक और नोट लिख लीजिएगा, ग्रुप 13 से 18 तक के तत्वों की, ग्रुप 13 से 18 तक के तत्वों की, ग्रुप 13 से 18 तक के तत्वों की, ग्रुप 13 से 18, ग्रुप 13 से 18 तक के तत्वों की समूह संयोजकता क्रमशः 3 से 8 होती है, क्रमशः 3 से 8 होती है, ठीक है बेटा। ग्रुप वैलेंसी जो है वो हमने डिफाइन कर दी है, आगे भी अपन ध्यान रखेंगे, जब भी ग्रुप वैलेंसी की बात आएगी तो इसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। चलिए हमारा मेन काम जो था वो पी ब्लॉक का पूरा हो चुका है। तीसरा पॉइंट अपने पास आता है अब डी ब्लॉक का विन्यास। वो तो डी ब्लॉक विन्यास के पहले आप इस आवर्त सारणी को देखो बेटा। इस आवर्त सारणी में हम यहां बनाते हैं कौन सा ब्लॉक, ये वाला कौन सा ब्लॉक है एस, इधर से कौन सा ब्लॉक डी, और इधर पी आता है, ऐसा मालूम है ना बेटा आपको। बताओ ये डी ब्लॉक में सबसे पहले कौन सी श्रेणी आती है? 3D, उसके नीचे 4D, उसके नीचे 5D। ये 3D n बराबर किस में आती है? 4 में, मालूम है ना बेटा, n बराबर 4 में आती है। बताओ n बराबर 3 जो है उसमें अक्री गैस कौन सी जा चुकी है? 3 में कौन सी जा चुकी है? 3 में मतलब तीसरी अक्री गैस कौन सी? आर्गन। इसका मतलब ये आर्गन जा चुका है। तो बताओ 3D वाले विन्यास में आखिरी अक्री गैस कौन सी जा चुकी है? आर्गन। तो आर्गन से स्टार्ट करोगे ना बेटा, तो 3D आर्गन से स्टार्ट करना है। पहले अपने को ये देखना है कि 3D कहां से कहां तक होता है। तो मैंने लास्ट टाइम में बताया था 21 से 30, ऐसा याद है बेटा आपको? बताओ 21 से 30 को देख के साफ देखने से पता चल रहा है कि इसमें कौन सी अक्री गैस जा चुकी है? जल्दी बोलो, आर्गन। तो इसका मतलब इसमें आर्गन जा चुका है। अरे मालूम है बेटा? मुझको बताओ कि आर्गन जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर आया, एस में या डी में? कौन सा एस है? ये 4s है ना बेटा, ये 4 है और ये s है, तो ये 4s है। और डी कौन सा है? हाँ 3D। और 3D के बाद में जो आएगा P आएगा, वो तुम्हें भरना नहीं, हमें तो कौन सा ब्लॉक भरना है? D ब्लॉक। तो D ब्लॉक का विन्यास में सिर्फ D आएगा और S आएगा। S कौन सा आएगा बेटा? 4s, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्गन होगा और आर्गन के बाद 4s होगा और 4s के बाद क्या भरा जाएगा? 3D। बस इतना ही है। बताओ मेरे को 4s और 3D में पहले कौन भरा जाएगा? 4s। लेकिन लिखा 4s को बाद में जाता है क्योंकि इसका क्रमांक, इसका जो इसका जो शेल है वो बड़ा है, तो वो बाद में लिखा जाता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, ये तरीका सही नहीं है। तरीका सही ये है, आर्गन पहले लिखेंगे, आगे बोले बच्चों 3D, फिर क्या लिखेंगे? 4s। बताओ 3D वाले में क्या बोलते हैं? 3D
हम डी ब्लॉक का विन्यास लिख रहे हैं तो डी ब्लॉक भर रहा है या भर चुका है? भर रहा है, तो ये 1 से 10 होगा या पूरा 10 होगा? ये 1 से 10 होगा और ये 1 से 2 होगा। वैसे तो ये फिक्स 2 होना चाहिए, लेकिन कुछ अपवादों के कारण ये कभी कभी S1 हो जाता है, कभी कभी S2 हो जाता है, इसलिए इसका विन्यास ऐसे आएगा। ये क्लियर हो गया बेटा? तो 3D का विन्यास, आगे से कोई पूछे पूरे 3D तत्वों का एक साथ विन्यास बताओ तो क्या बोलोगे? आर्गन। सबसे पहले अक्री गैस याद करो, आर्गन। आर्गन के बाद 3D 1 to 10 और 4s 1 to 2। अरे क्लियर है बेटा? अब आ जाता है अपने पास 4D। बताओ 4D कहां से कहां तक होता है? 39 से लेकर 48। बताओ इसमें अक्री गैस कौन सी जा चुकी है? हाँ, क्रिप्टन। और वैसे भी आर्गन के बाद तो क्रिप्टन आता है ना बेटा, तो ये क्रिप्टन लिख देते हैं। अब पूरा देख देख के लिख दो। बताओ ये 3D की जगह 4D कहां से कहां तक? 1 से 10। और ये 4s की जगह 5s 1 से 2। अरे क्लियर हो गया बेटा? अब आता है अपना 5D। बताओ 5D कहां से कहां तक होता है? ये मुश्किल वाली बात है, ध्यान रखना। स्टार्ट होता है 57 लेंथेनम होता है। 57 के बाद 58 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, 72 आएगा। इसमें ब्रेक आता है एक, मालूम है ना बेटा? कहां से कहां का ब्रेक है? 58 से 71, वो F ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब यहां पर हमें ध्यान रखना है 57 और आगे बताओ 72 से 80। क्या पिछली क्लास में डिस्कस हो गया था? बताओ मुझको, इसमें अक्री गैस कौन सी जा चुकी है? हाँ, अब इसमें देखो तो 54 आएगा ना बेटा? 57 के पहले कौन सी अक्री गैस होती है? 54 होती है। इसका मतलब कौन सी अक्री गैस जा चुकी है? जीनॉन। और अगर वैसे समझ में नहीं आता तो आर्गन क्रिप्टन के बाद क्या आता है? तो इसका मतलब जीनॉन तो यहां पे बोलेंगे ना बेटा? 4D बोलेंगे या 5D? नहीं, 4F, क्योंकि इसमें तो F भी भर चुका है। अरे बोलो, F कैसे भर चुका है, समझ में आ रहा है? वो तो 4F कहां से कहां तक भरता है? 58 से 71। और इसके में तो 72 आ रहा है ना बेटा? अब 72 वाले से पूछूंगा मैं कि बता तेरे पास F ब्लॉक भरा हुआ है या खाली है, तो क्या बोलेगा? भरा हुआ है। बोलूंगा भरा हुआ तो है कितने? 1 से 14 है या पूरे 14 है? इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक सभी तत्वों में पूरे 14 है। मैं 57 वाले को पूछूंगा भाई तेरा क्या हिसाब किताब है, तो क्या बोलेगा? मेरे पास F इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? क्योंकि हमें मालूम है F इलेक्ट्रॉन पहली बार तो 58 में आता है कि नहीं आता है। इसका मतलब ये सभी 5D तत्वों का अपवादित तत्व हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो अपवाद हो गया, तो अपवाद को हम अलग से लिख देंगे। अपवाद के चक्कर में पूरा विन्यास को बिगाड़े हमारा। तो पूरे विन्यास में F14 लिखना है। और ध्यान रखना है कि ये F14 किस में नहीं होता? 57 यानी लेंथेनम में नहीं होता है। इसका मतलब बताओ कि जीनॉन के बाद क्या लिखे? वैसे मैंने आपको हमेशा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जीनॉन लिख दिया तो आगे 4 5 6 लिखो। अरे सही है ना बेटा? वो इसलिए बताया था कि उनको मालूम था 4 5 6 अपने आप आएगा। बताओ 4 का क्या आएगा? 4 का F एकदम सही जवाब। बताओ 1 से 14 लिख दूं या पूरा 14? पूरा 14, क्योंकि भर नहीं रहा है, भर गया है, भर चुका है। बताओ 4F के बाद अब यहां ऊपर देख के लिख दो 4D की जगह 5D। कहां से कहां तक? 1 से 10। और 6S कहां से कहां तक? 1 से 2। 4 5 6 हो गया कि नहीं हो गया? हमेशा आप कंफर्टेबल लोगे जीनॉन के बाद में 4 5 6 बोलने से गलतियां कम से कम हो जाएंगी। सही है बेटा? तो इसका मतलब हो गया कि 3D 4D 5D सभी तत्वों का यह व्यापक विन्यास है। व्यापक विन्यास लिखना फिर भी आसान है, एक एक एलिमेंट का विन्यास लिखना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए अच्छी नॉलेज चाहिए। ये व्यापक विन्यास में तो क्या होता है कि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो इससे अंदाजा लग जाता है कि अच्छा 3D है तो अक्री गैस ये गई, 4D है तो वो गई, 5D है तो वो गई, अंदाजा हो जाता है। फिर भी आपको एग्जैक्टली विन्यास, कभी व्यापक विन्यास है तो आंसर ये जाएंगे। अगर किसी एक तत्व का पूछा है तो उसको करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे करते हैं वो अपन ठीक इसके बाद देखेंगे। पहले आप लिख लीजिएगा 3D का, डी ब्लॉक का व्यापक विन्यास। तो ये सब व्यापक विन्यास हैं जिनको बोलते हैं जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? लिख लीजिएगा पहले इसको, डी ब्लॉक का विन्यास।
चलिए बेटा, हमारा जैसे पहले से प्लान था कि हम 3D 4D 5D के दो तरह का विन्यास करेंगे, व्यापक विन्यास और कंप्लीट विन्यास। व्यापक विन्यास का मतलब है ऐसा विन्यास जो सबके लिए एक जैसा हो। तो मैंने पूरे 3D सीरीज का व्यापक विन्यास बता दिया, 4D का बता दिया, 5D का बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा मानोगे इसमें? जल्दी बोलो। 5D का। 5D के में एक खास बात क्या है? क्योंकि इसमें F14 आ रहा है। एक तत्व ऐसा भी जिसमें F14 नहीं होता है, वो कौन होता है? वो पहला है 57 वाला लेंथेनम। लेंथेनम में F0 होगा या F14 होगा? F0 होगा। अरे क्लियर है ना बेटा? अब आता है कि भैया अगर मेरे को 3D का कंप्लीट विन्यास बताना हो तो कैसे बताएंगे? बताओ 3D के अंदर कौन सी अक्रिय गैस जा चुकी है? आर्गन। मैंने हर किसी में आर्गन कॉमन लिख दिया और 3D4S लिख के मैंने को सजा दिया है। ठीक है ना? अब यहां पर ध्यान देना कि इसके अंदर खूब सारे अपवाद होंगे। अपवाद को याद करने का बढ़िया तरीका जो है वो गूगल मैप का तरीका है। जिस तरह से गूगल मैप आप लगाते हो तो सही जगह पर लैंड कर जाते हो, उसी तरह से इसका गूगल मैप जो डी ब्लॉक का 3D सीरीज का गूगल मैप है, 3 गूगल मैप बनवाऊंगा मैं, 3D के, 4D के, 5D के। 3D का गूगल मैप कहता है कि D4 और D9 का अस्तित्व नहीं है, जबकि D5 और D10 की पुनरावृत्ति होती है। बस ये लाइन ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? कौन से एग्जिस्ट नहीं करते? किसका गूगल मैप है ये? 3D का। हर किसी के लिए कॉमन नहीं, ऐसा नहीं कि आप 4D में भी ये लगा रहे हो, 5D में भी ये लगा रहे हो। ये सिर्फ किसका है? अलग अलग जगह जाना होता है तो गूगल मैप में अलग अलग जगह भरते हैं ना बेटा। ये तो ना जगह जगह कहीं भी जाना गूगल मैप फिक्स कर दोगे, ये कोई तरीका थोड़ा ना हुआ। तो इसका मतलब यहां पर ये किसका गूगल मैप है? 3D का। 3D का गूगल मैप कहता है D4 और D9 का अस्तित्व नहीं है। तो बताओ स्टार्ट किससे करना है? स्टार्ट किससे करोगे? डी का पहला पहला सबसे पहला तत्व हो जो होगा वो D1। वन तो अलाउड है या नहीं है बेटा? वन अलाउड है। बस इसमें वहां सोचना है जो अलाउड नहीं है। तो स्टार्टिंग बताओ, ये D1 होगा। अगला बोलते जाओ। D5। D5 के बाद D5 वापस, क्योंकि D5 की पुनरावृत्ति होगी। और सही है ना बेटा? गलती नहीं करनी, वापस स्टार्ट करते हैं। D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D10 और D10। और ऐसे ही है ना बेटा? अब अगर आपने सबका D भर दिया तो आप S तो अपने आप भर ही दोगे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर S में कभी 2 होता है कभी 1 होता है, कैसे भरें? आराम से भरो, उसमें तो कॉमन सेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर D1 है और यहाँ पर D2 है, आपने D3 बोला था, इसको 5 बोला था, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 10 और इसको 10, ऐसे ही बोला था ना बेटा? अब मान लो किसी भी का भी मान लो इसको आप आयरन में फंस गए कि सर आयरन का कैसे भरे? तो वो तो आयरन में आर्गन है कि नहीं है? आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन खा गई? 18 और 6 24, 26 पूरे करने हैं अपने को। तो वो तो यहाँ पे कितना आएंगे? अरे 2 आएंगे ना बेटा। तो इसलिए आप आराम से पूरा कर सकते हो। क्या इनमें एस पूरा अपने आप भर देंगे हम? बताओ पहले वाले में एस कितना आएगा? इसका 18 है। 18 और 1 19, 21 करने हैं तो 2। यहाँ पर 18 और 2 20, 20 और 2 22, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ 2। क्लियर हो गया बेटा? इस तरह से हम आराम से एक बार गूगल मैप बना के सारे कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। 3D मैक्सिमम लोगों ने बहुत बार किया होता है तो इसमें तकलीफ नहीं आती है। 4D और 5D में मैक्सिमम लोगों को तकलीफ रहती है, लेकिन उस तकलीफ को भी हम गूगल मैप बना के दूर कर देंगे। ठीक है ना? पहले यहाँ तक करो, 4D 5D का इसके बाद भी कराऊंगा।
चलो बोर्ड पे देख के बताओ, गूगल मैप देखो 4D का, बताओ 4D के गूगल मैप में मैंने कौन कौन सी विन्यासों को मान के चला है कि वो अस्तित्व नहीं रखेंगे। 369 यहाँ था, D4 D9, तो क्या याद करना है घर पे जाके कि 4D का गूगल मैप सर ने क्या बताया है, 369, यानी 369 का अस्तित्व है या नहीं है, नहीं है। अब आपको क्या करना है, अगर 369 का अस्तित्व नहीं है तो स्टार्ट किससे करना है, इसको स्टार्ट किससे करोगे, 1 से। ऐसे नंबर बोलो, अब ऐसे नंबर बोल के बताओ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि इतना आसान है। इसको अगर आप ये सक्सेसफुली देख के यहाँ पे भर देते हो तो वही तो विन्यास है बेटा। बताओ पहले वाले का विन्यास 1 के बाद, 2 के बाद, हाँ 4 बोल रहे हो, 4 एकदम सही, 4 के बाद 4 रिपीट नहीं करना है, रिपीट सिर्फ 5 और 10 करना है, अपनी मर्जी से रिपीट नहीं करना है। फिर गूगल मैप बनाए क्यों, गूगल मैप बना के फिर अपनी मर्जी से जाओगे, गूगल मैप को एक तरफ रख दिया, पहले गूगल मैप लगा रहे हो और फिर उसको रख के हो, फिर बोल रहे मैं अपने अंदाजा ही लगाना है, गूगल मैप क्यों खोला फिर, सही है ना, अंदाजा नहीं लगाना है, इसको देखना है। रिपीट कौन करेगा, 5 और 10, 5 और आपकी इच्छा करेगी कि 4 को रिपीट करवा देते हैं, कंट्रोल करना है, गलत जगह पर पहुंच जाएंगे। अरे सही है ना बेटा, राइट। बताओ स्टार्ट कैसे करोगे, D1 के बाद 2 4, गलत हो गया, मत करना गलत, वापस बोले D1 2 8 8 10 10 10, पक्का। इस बार एकदम सही बोला आपने। आपने पहले बोला संख्या 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 5 5 7 8 10 10 10। अब बताओ गिन के बताओ कि इसमें कितने एस कितने होंगे, जल्दी बोलो, 2 एस 2 होंगे। अब ऐसे ही इसको पूरा बार बार गिनने की जरूरत नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। इन दोनों को मिला के कितने हुए, तो अगले 2 को मिला के 4 होने चाहिए ना बेटा। तो बताओ 4 करने के लिए 2, 5 करने के लिए, 6 करने के लिए, 7 करने के लिए, 8 करने के लिए, 9 करने के लिए, 10 करने के लिए, अरे 0 S0, तो S0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट विन्यास ये है, जो सबसे अलग है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अलग क्या खास बात है इसमें, S में 0 हो गया, क्या S में 0 होना संभव है, अरे है, हो रहा है ना, हाँ संभव क्या है, ठीक है ना। आगे बोलो S कितना 1 और S कितना 2, अरे सही है। ये वाला एलिमेंट है पैलेडियम, क्या नाम है इसका, तो आगे से याद रखेंगे पैलेडियम 46। पैलेडियम 46 ऐसा तत्व है जिसके 5s का विन्यास कितना है 0। अगर 5s का विन्यास 0 है, इसका मतलब क्या माने, इसके पास 5वां कोश है या नहीं है, क्या इसका भारतम कोश 5वां कोश है, पक्का नहीं है, चौथा है। अरे जब बाहर में 0 है, जब बात 0 है, कोश उसको बोलते हैं, भारतम कोश उसको बोलते हैं जहां आपको आखिरी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या, अरे वो नहीं दिख रहा ना बेटा। तो इसका भारतम कोश कौन सा, भारतम कोश की परिभाषा क्या होती है, भारतम कोश की परिभाषा होती है कि वो नाभिक से सबसे दूरी पर वह कोश हो जिसके अंदर लास्ट का इलेक्ट्रॉन दिखे आपको, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और कोश बता रहे हो उसको, तो यूं तो कोश खूब सारे होंगे। यहां पे यहां बोलो कि इसका कोश 8वां है, क्योंकि 6 7 8 है तो सही, खाली है तो क्या हुआ, अरे मेरी बात समझ रही ना बेटा। तो बेटा मालूम होना चाहिए कि कोश किसको कहते हैं, कोश उसको कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, है भारतम कोश उसको कहते हैं। अगर सिर्फ कोश बोल रहे हो, इसके पास कोश है नहीं, जैसे आप उसमें हाइड्रोजन के लिए परमाणु संरचनाएं पढ़ते हो, लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पढ़ते हो, उसमें n = 1 2 3 4 पता नहीं कितने n बना देते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है। अरे मालूम है ना बेटा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, तो गिनती का एक इलेक्ट्रॉन है, वो तो एक इलेक्ट्रॉन तो n = 1 में रहेगा ना। लेकिन n = 2 3 4 हम काल्पनिक वो बना सकते हैं, उसके शेल्स बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूंगा हाइड्रोजन का भारतम कोश कौन सा है, तो क्या बोलोगे, 1 या 2 या 3 या 4, क्या बोलोगे 1, क्योंकि हाइड्रोजन में बस कोश की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन वहीं रहता है, राइट। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां बढ़ता है उसको ही भारतम कोश बोलते हैं। इसका मतलब बेटा ध्यान रखना, पैलेडियम का भारतम कोश कौन सा है, 4 या 5, क्या बोलोगे 4 या 4D, हाँ
4D गलती से बोल मत देना, ये उपकोष है, 4D कोष नहीं होता है। कोष होते हैं बेटा 1 2 3 4 5, ये होते हैं कोष। उपकोष होते हैं SPDF, है ना। मैंने तो ऐसे मजाक मजाक में पूछ लिया, आप सीरियस हो गए। ठीक है, मैंने तो ऐसे मजाक में पूछ लिया कि क्या है, आपने कहा नहीं याद आ गया, हमारे को याद नहीं है, वो भूल गए थे। ठीक है ना, तो बताओ 4D नहीं बोलना है हमको, क्या बोलना है 4। तो इसका मतलब पैलेडियम के बारे में क्या याद रखेंगे, इसका भारितम कोष कौन सा है, 3 या 4। तो इसके 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, 18 है। 10 तो आपको दिख रहे हैं, 10 तो आपको दिख रहे हैं, है 18। बात सुना, राइट। तो इसमें बात बात में गलतियां होंगी जैसे कि अभी हो रही हैं, और यहां गलतियां होना कोई बात नहीं, घर की बात है। ठीक है ना, लेकिन जब नीट होगा तो नीट में घर की बात नहीं चलेगी, किसी घर की बात हमको याद रखेगी। ठीक है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पर थोड़ा अपने को ढंग से देखना पड़ेगा। तो पहली बात तो पैलेडियम 46 में सबसे पहली बात तो लिखेंगे कि इसका जो भारितम कोष है, जो वैलेंस शेल है, इसकी वैलेंस शेल यानी कि संयोजी कोष, वो है इसका n बराबर कितना है, 4। राइट, पहला। दूसरा, इसके संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन आपको 10 दिख रहे हैं बेटा, वो गलत दिख रहे हैं। इसमें सही तरह से देखोगे तो 18 दिखेंगे। क्यों नहीं दिख रहे बताओ मुझको। इसमें अक्री गैस कौन सी गई, अरे बोलो, क्रिप्टन। क्रिप्टन का खुद का क्रमांक, हाँ 36। अब देखो जरा, क्रिप्टन का खुद का क्रमांक आपने 36 बोला है, जो कि बिल्कुल सही बोला है। अब यहां दिखाता हूं मैं क्रिप्टन कहां पर है, शायद आपको मेरी बात समझ आएगी मैं क्या बोलना चाहता हूं। बताओ इसका विन्यास, बताओ इसका विन्यास, पूरा बोलना, पूरा। हीलियम, हीलियम के बाद बोलो, हीलियम के बाद 2s2 2p6। इसका बोलो नियॉन, 3s2 3p6। क्रिप्टन का बोलो आर्गन, आगे बोलो 4s2 4p6। बताओ आर्गन का भारितम कोष कौन सा है, आर्गन का नहीं, तो क्रिप्टन का। क्रिप्टन का भारितम कोष कौन सा है, 3 या 4 या 5? 4। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, अरे यहां से देखो S और P में ये 6 है, कितने हुए 8। 6 दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं। क्रिप्टन के भारितम कोष का संख्या 4 और इलेक्ट्रॉन कितने, ये दोनों याद रहेगा ना बेटा। ऐसा नहीं कि एक स्लाइड गई तो वो बात गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वापस स्लाइड आ चुकी है दूसरी वाली। मुझको बताओ, इसमें हम यहाँ पे कर रहे थे पैलेडियम की बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे। बताओ ये वाले अक्री गैस कौन सी है, अभी जो पीछे दिखाया था उसमें क्रिप्टन के भारितम कोष कौन सा था, बताओ। पैलेडियम का भारितम कोष कौन सा है, 4 पहले से क्रिप्टन का भरा हुआ है। क्रिप्टन के 4 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पर 10 और उसी में बढ़ गए हैं, तो कितने हो गए हैं। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे पैलेडियम के भारितम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, क्या आपने कोई और तत्व सुना हुआ है जिसके भारितम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, प्लेटिनम नहीं बेटा, गलत सुना हुआ है। ऐसा कोई तत्व होता ही नहीं दुनिया में। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्लेटिनम गलत बोल रहा है, ये प्लेटिनम तत्व तो होता है, लेकिन ऐसा विन्यास कभी नहीं होगा किसी तत्व के। ओनली पैलेडियम वो तत्व है जिसके भारितम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे, 18 छोड़ किसी के पास 12 या 10 या 9 इलेक्ट्रॉन में नहीं, इसके बाद नेक्स्ट सीधा आता है 8 इलेक्ट्रॉन। और 8 इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो अक्री गैसों के होते हैं। यानी दुनिया में पहला एलिमेंट जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है वो बस पैलेडियम है। पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से एक पैलेडियम है जिसके भारितम कोष में इतने विशाल संख्या में इलेक्ट्रॉन है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो अक्री गैसें आती हैं। अक्री गैसों के भारितम कोष में 8 होते हैं ना बेटा, वो सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पे पैलेडियम है। ठीक है ना, और ध्यान रखना कि ये बात कभी गलत नहीं होगी। मैं जानता हूं खूब सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं हमने पहले 18 कहीं तो देखा हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन देखा हुआ है। मैं खुद बताऊंगा 18 इलेक्ट्रॉन काफियों के पास होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 काफियों के पास होते हैं, लेकिन वो आयनों में होते हैं। बताओ ये आयन की बात चल रही है या मेटल की बात चल रही है? मेटल। अगर तत्व की बात की जाए जिसकी अवस्था 0 है, मतलब कि शुद्ध तत्व हो, आयन नहीं हो, आयनिक अवस्था में मैं खुद जानता हूं 18 भौतों के होते हैं, लेकिन ये आयन है या मेटल है? तो मेटल सिर्फ एक है या तत्व सिर्फ एक है जिसके भारितम कोष में इतनी विशाल संख्या में इलेक्ट्रॉन है, और वो है पैलेडियम। तो आपको याद रखना है कि पैलेडियम पैर के बाद पहली बात तो हो गई इसका n बराबर कितना है 4, और दूसरी बात हो गई कि इसके वैलेंस शेल
संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18, और ये मैक्सिमम है, अधिकतम संख्या है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ डी ब्लॉक की बात नहीं है, पूरी आवर्त सारणी में बता रहा हूं। पूरी आवर्त सारणी में आज तक जितने भी इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, 118 की संख्या बताते हैं। उनमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने वाला मात्र एक तत्व है, और वो है पैलेडियम। कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस में, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन लिख लें। ये अपना ये वाला ब्लॉक भी पूरा हो गया, मतलब 4D सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है। 4D सीरीज का गूगल मैप क्या बनाओगे? दिमाग में क्या याद रखोगे? 369, और D5 D10 तो रिपीट करेंगे, ठीक है ना, लिख लो इसको। पैरेडियम 46 के लिए दो बातें लिखी है, वो लिख देना अपने नोट्स में। इसका भारितम कोश n बराबर 4 है, और भारितम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, जो अधिकतम है, ठीक है ना। किसी को लगता है कि सर 18 कैसे बताना है, तो मैंने कुछ देर पहले बता दिया था। 18 को देखने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन इसके अलावा किसके इलेक्ट्रॉन देखे गए थे? क्रिप्टन। बताओ क्रिप्टन का भारितम विन्यास क्या था? भूल गए बेटा, 4s2 4p6। जो क्रिप्टन का भारितम विन्यास था वो था 4s2 4p6। अब बताओ 4s2 4p6 में 4d10 जोड़ोगे तो चौथे में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए बेटा? तो उस हिसाब से इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन का भारितम कोश बना है, ठीक है ना। चलो 5D को कंप्लीट करने के पहले मुझको बताओ, जो 5D में हमने पुरानी पिछली स्लाइड में पढ़ा उसको एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखो 5D स्लाइड में क्या पढ़ा है हमने? 3D 4D 5D, यहाँ पर हमने, अच्छा 5D हमने उसको रब कर दिया। चलो बताओ 5D स्लाइड में याद है क्या बोला था मैंने आपको? बताओ 5D के लिए मैंने क्या बोला? कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट चलेंगे? 57 के बाद 72 से 80, ये याद है आपको? 5D कहाँ से कहाँ तक चलता है? स्टार्ट किससे होता है? 57, और बीच में गैप आता है 58 से 71 चले जाते हैं एफ ब्लॉक में, और यहाँ से 80 तक चलेगा। बताओ इनमें इनके क्रमांक देख के बताओ कौन सी अक्री गैस जा चुकी है? 57 के जस्ट पहले वाली अक्री गैस होती है जेनॉन। इसका मतलब इन सब में जेनॉन जा चुकी है ना बेटा। और ऐसे याद नहीं आता है तो ऐसे याद करोगे, इसके पहले हमने कौन सी अक्री गैस लिखी थी? क्रिप्टन। तो क्रिप्टन के बाद कौन आएगा? जेनॉन। और जीनॉन के बाद याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था? 4 5 6, याद है ना बेटा? तो देखो जीनॉन के बाद हर किसी में 4 5 6 लिख दिया मैंने,
बताओ मुझको, सोच के बताओ फटाफट कि इनमें सब में F, इन सब में F14 होगा या सब में F1 to 14 होगा या सब में F0 होगा, किस में क्या होगा? सोच के बताना, गलत मत बताना। पहले वाले में F कितना होगा? 0 एकदम सही जवाब है आपका, F0। और बाकी सब में 14 भरा हुआ या भर रहा होगा? तो सब में 14 कर देना। ये 14 14, यहाँ पर 14 14, इसमें भी 14 14, यहाँ पे 14 और लास्ट में भी 14 कर देना है। चलिए अब ये 14 करने के बाद मुझको बताओ इसका गूगल मैप देखो। गूगल मैप में सबसे साधारण गूगल मैप, सबसे इजीएस्ट गूगल मैप 5D सीरीज का है। ज्यादा अपवाद नहीं, ज्यादा पुनरावृत्तियां नहीं। अपवाद है D8, पुनरावृत्ति है D10, 5 भी नहीं है पुनरावृत्ति, राइट? तो आपको बस 5D का याद रखना है। D8 एग्जिस्ट नहीं करेगा और D10 रिपीट करेगा। 5 रिपीट करेगा या 10? 10। इसके अलावा 3D और 4D में 5 भी रिपीट कर रहा था, 10 भी रिपीट कर रहा था। सही है ना बेटा? इसमें इकलौता D10 रिपीट करेगा। ये बात को देखते हुए बताओ विन्यास, बताओ फटाफट से, ऐसे बोल के बताओ नंबर से। D1 पहला वाला 1, फिर 2 के बाद 3 4 5 6 7 9 10 10। हो गया ना बेटा? एकदम सिंपल हो गया। आपने जो नंबर बताया वो एकदम सही बताया। ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 9 10 और 10। बताओ एस में इलेक्ट्रॉन बना दोगे अपने आप? जल्दी बोलो बेटा। पहले वाले में बताओ कि 57 करने हैं, तो 54 में 1 55 और ये 2 57। हो गया बेटा? बताओ इन दोनों में मिला के कितने हुए? जल्दी बोलो। अगले वाले में 4 करने के लिए कितने लिखूं? जल्दी बोलो। 2 5 करने के लिए, 2 6 करने के लिए, 2 7 करने के लिए, 2 8 करने के लिए, 2 9 करने के लिए, 2 10 करने के लिए, 11 करने के लिए, हाँ 1 12 करने के लिए, 2। ये हमारा पूरा विन्यास आ गया। सही है ना बेटा? एक बार हमें मिल जाता है ना कि डी को कैसे भरना है, तो ऐसा तो अपने आप भर जाएगा। सबसे मुश्किल होता है डी को भरना, लेकिन अगर डी को भरना अपन इसका गूगल मैप से सीख गए तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना? ये 3D 4D 5D को अब आप घर पे आपको वापस ट्राई करके देखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कर लिया उतना सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट नहीं होता है। क्लास में पढ़ना और घर पे वापस उसको रिवाइज करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना? जब घर पे रिवाइज करोगे तो एक्चुअली पता पड़ेगा आपको कि अब वो आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और रिवाइज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। रैंडमली कोई नंबर लो, ठीक है ना? जैसे घर पे आप गए, आप उसको आपको तैयार करना है ना, तो ये एक बार लिख लिया चलो ठीक है, लेकिन उसको कैसे आपको पता चले कि हमें एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा? अब एग्जाम में सारे विन्यास तो आएंगे नहीं, कोई एक आएगा। मान लो एग्जाम में आ गया 75 का विन्यास, एग्जाम में आ गया 75 का विन्यास, तो अब 75 का विन्यास, 75 क्रमांक वाले का विन्यास को सोचने के लिए आप पहले तो ये सोचो कि बताओ ये 75 संख्या इनके बीच कहीं ना कहीं आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बताओ 75 संख्या में बताओ मेरे को 5D सीरीज कहां से कहां तक होता है? 5D सीरीज का क्रमांक कहां से कहां तक होता है? 57। आगे बोलो बेटा। 72 to 80। बताओ 75 इनके बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये हो ना हो कौन से सीरीज का एलिमेंट है? 3D 4D या 5D? जल्दी बोलो। 5D। अगर ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके क्रमांक को देखते हुए बताओ इसमें आखिरी गैस कौन सी जा चुकी है? जीनॉन के बाद हमेशा क्या लगाना होता है? 4 5 6। तो 4 5 6 में 4 का क्या होता है? F, 5 का क्या होता है? D, 6 का क्या होता है? S। अरे सही बेटा? अब मुझको बताओ कि 72 वाले में F भरा हुआ होगा या F खाली होगा? बताओ F लेंथेनाइट कहां से कहां तक भरे जाते हैं? 58 से 71। और ये तो 75 है, इसका मतलब ये इसके पहले 71 आ चुका है, मतलब पूरा F भर चुका है। इसका मतलब इसमें F 0 होगा या 1 होगा या 14 होगा? ये 14 हो गया। अरे सही है बेटा? अब बताओ मुझको 75 है, अब ऐसे लिखो 57। 57 के बाद कौन सा आता है? 72, फिर 73, 74, 75। हमें इसका विन्यास चाहिए। बताओ गूगल मैप आपको याद है या नहीं है? गूगल मैप कौन से, ये कौन से डी के एलिमेंट है? 3D 4D या 5D? 5D का गूगल मैप में कौन सा विन्यास नहीं आता है? स्टार्टिंग किससे करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब डी में 5 है, बताओ जीनोन का क्रमांक जल्दी बोलो। 54। ये हो गया 54। 54 और 14, हाँ 68 और 5, हाँ 73। अपने वो कितने करने हैं? 75। कितने कम हैं? तो 2 इसमें आ गए। ये इसका विन्यास पूरा हो गया।
और ऐसा ही है ना बेटा। तो जब भी आपको किसी का विन्यास लिखना हो कभी मत घबराओ, आपको बस अक्री गैस लिखो, 4 5 6 लिखो, बाकी अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। तो किसी भी तत्व का विन्यास फटाफट ज्ञात करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है। ठीक है ना। नहीं तो अपने को हमेशा लगता रहेगा इतनी बड़ी आवर्त सारणी, इतने कहाँ कहाँ किस किस के विन्यास करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हमने कल कर लिया था, लास्ट टर्न पे जब हम मिले थे तो कर लिया था पूरा एस ब्लॉक। आज हमने पूरा पी ब्लॉक किया, पी ब्लॉक का भी हमने पूरा नहीं किया, एक ग्रुप कर दिया, उस एक ग्रुप से मैंने पूरा बता दिया, आपको पूरा हो जाएगा, है ना। डी ब्लॉक में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 3D का गूगल मैप, 4D और 5D गूगल मैप याद होती पूरा हो जाता है। 3D का गूगल मैप अगर आपको याद हो गया तो बताओ 3D के गूगल मैप में क्या क्या कौन कौन से विन्यास नहीं होते हैं। D4 D9 और 4D में 3 6 9 और 5D सबसे आसान D8। अरे मालूम है ना बेटा। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे, इसको पूरा करो, फिनिश करो, उसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगा आपको। चलिए एक लास्ट पॉइंट देख लीजिएगा। लास्ट पॉइंट यहाँ के लिए कम इंपॉर्टेंट है, और आगे जब अपन एक चैप्टर का नाम है मालूम है, उपसय संयोजी यौगिक, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब हमको ये पता चलेगा कि डी ब्लॉक की अवस्थाएं काम ही नहीं आती हैं, डी ब्लॉक के आयनों की अवस्थाएं काम आती हैं। बताइए डी ब्लॉक तत्व हैं या उनके आयन हैं? कौन सी अवस्था में है? +2। डी ब्लॉक में सबसे कॉमन अवस्था कौन सी है? +2। +2 की विशेषता देखिएगा। बताओ डी ब्लॉक में अभी हमने विन्यास डायरेक्टली कर लिया, गूगल मैप बनाने पड़े? गूगल मैप बनाने पड़े ना। अगर हमको डायरेक्टली आता तो हम गूगल मैप बिना बात क्यों बनाते? ठीक है ना। हमें तो ना पसंद है कि इतने सारे अपवाद लाएं और फिर उनको करें, लेकिन हमारे पास मजबूरी है, कुछ और कर नहीं सकते। याद करने का जो बेहतरीन तरीके हैं उनमें बता दिए मैंने। लेकिन सबसे अच्छी बात, अगर डी ब्लॉक के आयनों के विन्यास कभी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखना कोई गूगल मैप की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल साधारण विन्यास है, कोई अपवाद नहीं है। अगर आप बोलोगे सर में अपवाद क्यों नहीं है, तो वो बता दूंगा। पहले ये देख लो कि इनका विन्यास फटाफट कैसे निकालना है। इनका फटाफट विन्यास निकालने के लिए बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम की कौन से संख्यात्मक रूप से कौन से नंबर पे है। फॉर एग्जाम्पल बताओ क्रोमियम कौन से नंबर पे है? 4 नंबर पे ना। D6 तो विन्यास, मैं विन्यास नहीं पूछ रहा, विन्यास तो निकालना है मुझको। मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछ रहा हूं कि ये कौन से नंबर पे है? 4, तो इसका विन्यास D4 है। अगर ये वाला है 7 तो ये D7 है, ये 9 है तो ये D9 है, यानी जो जोन से नंबर पे है उसका विन्यास वही है। इतना आसान है। बताओ पहले वाले का विन्यास कितना होगा? D1 के बाद कितना होगा? D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। बताओ इसमें गूगल मैप की कोई आवश्यकता है क्या? ये किसके लिए सही है? +2 के लिए या +3 के लिए? हर किसी +3 के लिए भी। +3 में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और क्या करना है?
अरे बात सही है ना बेटा, यानी मैं बोल रहा हूँ विन्यास वाली में अपवाद वाली बात जो है ना पूरे आयनों के लिए सही है। आयन पूरे डी ब्लॉक में कहीं से भी कोई भी आयन आ जाए, आयन को लेके कभी घबराना नहीं है। जैसे कभी आ गया, मान लो अचानक आ गया प्लेटिनम+4 का विन्यास, बताओ, बिल्कुल नहीं घबराना है, स्थिर रखना है दिमाग को। इतना ध्यान रखना है कि सर ने बताया था कि कभी भी कोई एलिमेंट के अंदर विन्यास का अपवाद आ सकता है, लेकिन आयनों में कभी अपवाद नहीं आएगा। बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये पैलेडियम है कहाँ पे। तो मालूम होना चाहिए कि पैलेडियम 4D में है, 3D में, 5D में है। हाँ, 4D में है, तो 4D में है ना बेटा। 4D में नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। आपको धमका नहीं रहा हूं, बता रहा हूं कि नहीं, निकल के नीचे पैलेडियम होता है और उसके नीचे होता है प्लेटिनम। कुछ लोग डर जाते हैं अचानक कि क्या हो गया अचानक, ठीक है ना। तो यहां पर निकल है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। याद करने का तरीका है निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम को। बताओ मुझको, निकल के नीचे पैलेडियम है? अरे बोलो। निकल खुद कौन से नंबर पे है? अरे बोलो, 8। तो ये भी तो अपनी सीरीज में 8वें नंबर पे होगा। तो बताओ इसका विन्यास +2 में क्या होगा, 3D8 या 4D8 या 5D8? अगर ये 3D8 है तो ये +2 में कितना होगा, 4D8। लेकिन हमें +2 पूछा है या +4 पूछा है? 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो कितना हुआ, 4D6। एकदम तुरंत विन्यास इसका आ गया 4D6। इसका मतलब क्या हुआ कि डी ब्लॉक में सबसे बढ़िया व्यवस्था है, इनके आयनों में अपवाद नहीं है। और आप देखोगे बेटा कि महसूस करोगे कि तत्वों के विन्यास तो कभी काम में नहीं आते हमारे। हमारे जो सिलेबस में है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें बार बार आयनों के विन्यास आते हैं। आप वीबीटी का कोई क्वेश्चन करते हो तो उसमें पहले आयन लिखते हो, फिर लिगेंड का आक्रमण करवाते हो, फिर पेयरिंग करवाते हो। उसमें सबसे मुश्किल स्टेप होता है कि जो डी ब्लॉक का जो आयन है उसका विन्यास निकालना। लोग, मैं जानता हूं कैसे करते हैं, पहले तो विन्यास निकालते हैं धातु का, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के आयन का, क्योंकि हर किसी को डर लगता है कि धातु में वो है, क्या बोलते हैं, अपवाद हैं, तो फिर आयनों में गलती हो जाएगी। लेकिन उनको मालूम ही नहीं है आयनों में गलती हो ही नहीं सकती, उनमें अपवाद होते ही नहीं है। जब अपवाद होते ही नहीं है तो आप फ्री हैंड खेलो आराम से। अगर आयनों का विन्यास कभी आ जाए तो कभी घबराने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आयन लिखो बस, जो कौन से नंबर पे है। क्रोमियम कौन से नंबर पे है, 4, तो इसका मतलब क्रोमियम चौथे नंबर पे, तो उसका विन्यास कितना होगा, D4। लेकिन ये तब होगा जब वो कौन से अवस्था में है, +2। और एग्जाम में +2 की जगह +3 आ जाए तो घबराना नहीं है कि आप क्या करें, इसका बारे में तो किसी ने कुछ बताया नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो ना यार, +2 का जो विन्यास है उसका एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मैंने डी ब्लॉक के लिए बात लिखी है उसको पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के लिए विन्यास में अपवाद नहीं है। दूसरा, गूगल मैप की आवश्यकता। तीसरा, रिपीटिशन है या नहीं है। जो D5 2 बार हमने याद किया था, D10 2 बार याद किया था, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई अपवाद नहीं है तो पुनरावृत्ति कहां से हो जाएगी। क्लियर है बेटा? आपको अभी क्या करना है, सिर्फ 3D लिखना है और 3D के विन्यास लिख लेने हैं। 4D और 5D घर पे लिख के लाना है, ठीक है ना। बताओ 3D के विन्यास लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? कैसे लिखोगे, स्कैंडियम +2 बोलो, जल्दी बोलो, बोल के बताओ। 3D1, 3D2, 3D3, ऐसे लिख के सारे 3D। ये 3D4 होगा या 5 होगा, 3D4, क्योंकि कोई अपवाद नहीं है। 3D4 के बाद 3D5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा कर लोगे बेटा। तो लिख लीजिएगा, पहले ये नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लो। नोट है डी ब्लॉक की ऑक्सीकरण अवस्था +2 के लिए पहला है पॉइंट, विन्यास में अपवाद नहीं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, गूगल मैप की आवश्यकता नहीं। और तीसरा बता दिया मैंने, रिपीटिशन की जरूरत नहीं है, रिपीटिशन इसमें होता ही नहीं है। एग्जाम्पल इनको लिख देना, इसके ऊपर लिखना एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में सारे 3D ये एग्जाम्पल लिख दो। हो गया जी। चलिए देखो,
लास्ट पॉइंट आ रहा है आप आज के लिए, एफ ब्लॉक के विन्यास। बताओ हमने एस पी और डी सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। एस पी और डी जब घर पे कर लो ना तो उसको उसके लिए थोड़े दिमाग में रखो कि भाई 3D का विन्यास हमने किया था, D4 D9 एब्सेंट था, 4D में 369 एब्सेंट था और 5D में D8 एब्सेंट था। आयनों में कोई अपवाद होते नहीं है, बस ये 4 पॉइंट अच्छे से याद रखो। फिर आता है अपने पास एफ ब्लॉक के विन्यास। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट भी है और एक्टिनाइट भी है। बताओ लेंथेनाइट कहां से कहां तक होते हैं, क्रमांक बोल के बताओ। 58 से 71, 58 टू 71। बताओ 58 से 71 में 32 जोड़ दो तो एक्टिनाइट आ जाएंगे। कभी एक्टिनाइट अलग से याद नहीं हो तो ध्यान रखना, लेंथेनाइट और 32 बराबर एक्टिनाइट, लेंथेनाइट प्लस 32 बराबर एक्टिनाइट। बताओ 32 जोड़ो 58 में कितना हो जाएगा, 90। तो ये हो गया 90। इसमें 32 जोड़ो 71 में 103। तो 90 से कहां तक चला गया, 103। राइट। मुझको बताओ अगर ये बात क्लियर है तो लेंथेनॉइड के विन्यास में 58 से 71 देखते हो, बताओ कि इसके ठीक पहले कौन सी अक्री गैस भरी होगी। सभी अक्री गैसों की क्रमांक याद है कि नहीं है बेटा। बताओ मेरे को पहली अक्री गैस कौन सी होती है। हीलियम का क्रमांक कितना है, 2। 2 के बाद 10 के बाद 18 के बाद 36 के बाद, तो इसके जस्ट पहले 54 आ गया कि नहीं आ गया बेटा। तो इसका मतलब लेंथेनॉइड के विन्यास में जीनोन आएगा कि नहीं आएगा। मैंने याद क्या करवाया, जीनोन के बाद हमेशा क्या होता है, 4 5 6। 4 का क्या होता है, एफ, और 5 का 6 का। अब देखो ध्यान से, इसमें एक ट्रिक बताता हूं, और ट्रिक है, बताओ ये एफ ब्लॉक का विन्यास है तो एफ ब्लॉक भर रहा होगा या भर गया होगा, भर रहा होगा। भर रहा होगा तो इसमें एफ में 1 से 14 या पूरे 14, 1 से 14 बिल्कुल सही बात है। जब हमने डी ब्लॉक का विन्यास भरा था, जब हम डी ब्लॉक का विन्यास कर रहे थे तो उस समय एस में कितने थे, 2 या 1 से 2। लेकिन एफ ब्लॉक में ध्यान रखना फिक्स होते हैं 2, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन कभी यहां आ नहीं सकता है, दूरी बहुत है। तो इसका मतलब यहां पे क्या करना है, फिक्स करना है 2। 1 से 2 करते गलत हो जाएगा। यानी एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के विन्यास में मेन डिफरेंस हो गया कि जब डी ब्लॉक भरते थे तो एस का विन्यास 1 से 2 करते थे, लेकिन एफ ब्लॉक के विन्यास में ये फिक्स कितना होगा, 2 होगा। अगर ये फिक्स 2 होगा तो अब डी रह गया। बताओ मुझको कि 5F के बाद में, मतलब 4F के बाद में 5D जब भरोगे तो इसमें मात्र 1 इलेक्ट्रॉन आएगा मैक्सिमम, अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम तो 0 रहेगा। क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखना पहले 4F भरता है या बाद में पहले डी भरता है। अरे बोलो, याद है आपको बेटा, मैंने आपको n बराबर 6 में क्या विन्यास, लास्ट टर्न पे आपको मैंने वो टेबल लिखवाई थी ना, जो स्टार्टिंग में हमने टेबल लिखी थी। तो n बराबर 6 में सबसे पहले क्या भरा था, हाँ जल्दी बोलो, n बराबर 6 में क्या भरा था, 6s के बाद, हाँ 4F के बाद 5D। तो पहले क्या 4F भरा था ना बेटा। तो सोच के बताओ 4F पहले भरेगा तो 5D में तो इलेक्ट्रॉन अधिकांश 0 ही तो रहेंगे बेटा। कभी कभी एक आधा अपवाद के कारण D1 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 कभी 1 रहेगा। क्या रहेगा, कभी 0 कभी 1, यानी कि आंसर क्या रहेगा, 0 to 1। क्या ये बात क्लियर है बेटा। अरे बोलो, लेंथेनॉइड की क्रमांक 58 से 71 है। और जिस तरह का मैंने अभी आपको बताया था गूगल मैप, उसी तरह का गूगल मैप यहाँ भी बनेगा। बस यहाँ पर गूगल मैप जो होगा उसमें आप ध्यान रखना कि इसका जो गूगल मैप बनेगा 4F का, यानी लेंथेनॉइड का, इसमें F0, F5 नहीं, F0, 2 और F8 इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। F7 और F14 की पुनरावृत्ति होगी। बताओ F में कौन सा अर्धपूरित होता है, जैसे D में अर्धपूरित कौन था, D5, वैसे F में अर्धपूरित कौन होता है, F7। 7 ज्यादा आएगा या 7 कम आएगा, ज्यादा आएगा। 7 और 14 बस 2 ही रिपीट करने चाहिए। और कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, 0, 2 और 8। अरे सही है बेटा। घर पे जब आप करो, इसको अपने आप घर पे करके लाना है, लेकिन घर पे करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। स्ट्रक्चर में आपको बनवा देता हूँ ताकि आपको फिर ज्यादा परेशानी नहीं हो। जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो देखो, थोड़ा सीख लो। बताओ एलिमेंट कहां से कहां तक लिखने हैं हमने को, लेंथेनाइड का विन्यास लिख रहे हैं तो कहां से कहां तक लिखने, 58 से 71। ये 58, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 67, 8, 9,
71 हो गए बेटा। अब क्या करोगे, इसमें आप इसका खगा खींचोगे, जीनॉन लिखोगे, हर किसी में जीनॉन लिखोगे और जीनॉन के बाद आएगा 4 5 6, हर किसी का एक ही विन्यास, जीनॉन 4 5 6, जीनॉन 4F 5D और 6S, 4F 5D 6S, 4F 5D 6S, हर किसी में ही लिखना है। चलिए अब देखो, करना आपको अपने आप घर पे है, अभी आप सीख लो कैसे करना है। क्या यहां से जो मैंने यहां तक लिखे हैं, पूरा जो मैंने खाका तैयार किया है, वो आपको सबको समझ में आ रहा है बेटा? अरे बोलो भाई, कैसे किया बताओ? मैंने लिखा है लेंथ नेट का क्रमांक कहां से कहां तक है, 58 से 71। आखिरी गैस कौन सी गई? जीनोन के बाद में क्या लिखते हैं, 4 5 6, तो जीनोन 4 5 6 लिखिए, खाका तैयार हो गया ना बेटा पूरा। अब बताओ मुझको, इसमें F भरा हुआ है या भर रहा है? D में 0 से 1 और S भरा हुआ है पूरा S2। अगर ये बात आपको क्लियर है तो सब में S में फिक्स होंगे या वेरिएबल होंगे? कितने होंगे? 2। तो सब में S2 होंगे, इन सब में S 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए, सब में S2 फिक्स हैं। सब में S2 रखने के बाद में अब मुझको इलेक्ट्रॉन किस में रखने हैं? बस F और D में। F और D में से बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट है F, D अपने आप निकल जाएंगे। F मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गलतियां अगर आप करेंगे ना, मैं जानता हूं F में ही करोगे। जल्दी बताओ, आप F का गूगल मैप देख के बताओ कि स्टार्टिंग किससे करें। बताओ F0 का एग्जिस्टेंस है या नहीं है? यानी F0 नहीं करेंगे। बताओ F1 है या नहीं है? हाँ है। तो बताओ मुझको कहां से स्टार्टिंग करूं? F पहला बोलो, हम बोलते जाओ नंबर। F1 के बाद 3 के बाद, हाँ 4 के बाद, 5 के बाद, 6 के बाद, 7 के बाद, 7 के बाद, हाँ बहुत बढ़िया, 9 8 आपने ध्यान रखा, बिल्कुल सही है। 9 के बाद, 10 के बाद, जल्दी बोलो, 11 के बाद, 12 के बाद, 13 के बाद, 14 के बाद, बस हो गया पूरा। अगर आप बोलोगे कहाँ हो गया पूरा सर, डी में तो भरे ही नहीं, तो डी में तो आप दिमाग लगा के भर दो अपने आप। कैसे भरने हैं वो बताता हूं मुझको। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 1 3, और यहां पर जीनोन में कितने हैं? 54। अपने वो पूरे कितने करने? 58, 54, 55, 56, 57 और 1 58। अरे हो गया ना बेटा? बताओ इन तीनों में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? हाँ 4। तो इन तीनों में कितने दिखने चाहिए? 5। अब 5 तो हो गए, तो इसका मतलब ये कितना आ गया? 0। अगले में कितने दिखने चाहिए? 6, तो ये 0। 7 दिखने चाहिए तो ये 0। 8 दिखने चाहिए 0। 9 दिखना चाहिए 0। 10 दिखना चाहिए, हाँ 1। 11 दिखना चाहिए, हाँ 0। 12 दिखना चाहिए 0। 13 दिखना चाहिए 0। 14 दिखना चाहिए 0। 15 दिखना चाहिए 0। 16 दिखना चाहिए, 17 दिखना चाहिए 1। बस ये आंसर आ गया अपना। अरे कर लोगे ना बेटा? अगर सभी लेंथेनाइट पूरे हो गए तो क्या इसी प्रकार से सभी एक्टिनाइट घर पे करने का एक बार प्रयास करोगे? एक्टिनाइट का गूगल मैप अलग है, वो बता रहा हूं। बताओ एक्टिनाइट का विन्यास क्या होगा, उसमें आखिरी गैस कौन सी जाएगी? जल्दी 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 बताओ। इसमें जीनोन है तो जीनोन के बाद वाली कौन होती है? हाँ रेडॉन। बताओ यहां पर 4 5 6 था, तो रेडॉन में क्या होगा? 4 5 6 या 5 6 7? जल्दी बोलो, इसको देख के बताओ ना। 4 5 6 है तो इसमें क्या होगा? 5 6 7। 5 का क्या? हाँ F। 5 का F। आगे बोलते जाओ। 6 का D और 7 का S। आगे बताओ किसमें कितने कितने भरूं? यहां पे 1 से 14। आगे बोलो 0 से 1 और इसका 2। सही है। गूगल मैप इसका मैं जो बना रहा हूं वो देख लो बेटा। इसका गूगल मैप है F1, F5 और F8। इसका था 0 2 8, इसका 1 5 8, दोनों में कॉमन 8 है।
इसमें भी 8 एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें भी 8 एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें 0 और 2 भी नहीं करेंगे, इसमें 1 और 5 नहीं करेगा। रिपीटिशन सेम है, F7 और F14 इसमें रिपीट करेंगे। सही बेटा। अगर आपको ये गूगल मैप दिखा रहा हूं तो गूगल में, अच्छा इसमें एक और बात जानना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखवा रहा हूं मैं, एक्टिनाइड्स के अंदर F0 से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में कौन सा फर्स्ट तत्व कौन सा आएगा? F0। नंबर कहां से कहां तक है इनके? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। ठीक है ना। एक बार तो आप यहां पर ऐसे करके चले जाओ, लिखना नहीं है अभी, बस समझ लो। ठीक है ना, अभी समझ लो। मुझको बताओ कि अगर एक्टिनाइड का विन्यास घर पे करोगे तो गूगल मैप क्या दिमाग में रखोगे? 1, 5 और 8 का अस्तित्व, और स्टार्ट किससे करना है? 0 से। बताओ पहले वाले का विन्यास क्या होगा? F बताओ, ओनली F बताओ। D और S तो अपने आप निकाल लोगे, मैं जानता हूं। पहले वाले बोलो, हाँ 0, F0। अगला बोलो, हाँ 1 या 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 7, 7 के बाद, हाँ 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12, 13, 14, 14, ये फिनिश हो गया इसका। और ऐसा ही है ना बेटा। तो क्या ये विन्यास एक बार घर पे ट्राई करोगे बेटा? तो एक्टिनाइड्स करके आइएगा। लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स दोनों के बारे में एक नोट बाद में लिखवाऊंगा और फिर अपन उसके आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना। हमारा विन्यास आज पूरा हो चुका है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और पूरा F ब्लॉक। राइट। नेक्स्ट टाइम पे अपन थोड़ा और प्रयास करेंगे, इसके बारे में 1-2 बातें और करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।